नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त जो है हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल में है और ईबोला वायरस जो भारत के बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और भारत में अगर माने तो अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है भारत के वो लगातार इस वायरस को लेकर के लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि भारत से बाहर जो साउथ वाले एरिया हैं उधर कम जाना करें, क्योंकि उस साइड जो ये ईबोला वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इसी को लेकर हम सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से जानकारी लेने आए हैं। सिविल सर्जन प्रभात कुमार क्या कह रहे हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि ईबोला वायरस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। सर, ईबोला वायरस जो अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या है ईबोला वायरस? जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। और आपने बिल्कुल ही सही पूछा है, लेकिन दो चीज़ें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बताना चाहेंगे कि ईबोला वायरस का या ईबोला बीमारी का एक भी केस भारत में नहीं है। और दूसरी बात कि बिल्कुल घबराना नहीं है, किसी को भी बिल्कुल डरना नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है। हम लोग काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर्डनेस हमारी है, तैयारी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका SOP जो होता है या प्रोटोकॉल्स, वो अभी रांची एयरपोर्ट पर आया था, उसी में लिखा हुआ था ये भी कि जो सिविल सर्जन हैं वो आकर के एयरपोर्ट के सारे डिपार्टमेंट के जो HOD हैं उनको ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर से करेंगे। तो हम लोग ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर वहाँ कर लिए हैं। रिव्यू मीटिंग भी वहाँ एयरपोर्ट डायरेक्टर सर भी थे उनके साथ, और सभी जो टर्मिनल के जो मैनेजर्स होते हैं सबों के साथ हम लोग मीटिंग किए, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, और काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पर एक क्वारंटीन छोटा सा जगह एक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अगर कोई इबोला वायरस का संदेहास्पद रोगी भी आएगा तो उसको वहाँ पर अलग कर लिया जाएगा और फिर तुरंत उसको एम्बुलेंस से या तो रिम्स या सदर अस्पताल में उनको एडमिट कर लिया जाएगा। लक्षण जानना सबों के लिए ज़रूरी है। इबोला वायरस में जैसा हर वायरल बीमारी में होता है कि सिर दर्द होता है या फिर शरीर में दर्द, बुखार होता है, इसको हम लोग ड्राई फेज बोलते हैं। इसके बाद वेट फेज होता है जब वोमिटिंग होने लगती है, लूज मोशन होने लगता है, और इसके बाद थर्ड फेज जो है वो क्रिटिकल फेज होता है, ब्लीडिंग होने लगती है नाक से, गला से, कहीं से भी, इवन यूरिन से ब्लड निकल सकता है, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये जब ब्लीडिंग होने लगता है तब पेशेंट शॉक में चला जाता है, फिर उसको हम लोग ICU में एडमिट करके जब जैसा ज़रूरत होता है हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, या वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जो भी उसका लक्षण है उस लक्षण के आधार पर उनका ट्रीटमेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देंगे, कहीं कोई और तकलीफ है उसकी दवा देंगे। और अभी ये भारत में नहीं है, लेकिन अफ्रीका के युगांडा में, सूडान में और कोंगो में ये काफ़ी फैला हुआ है। एक चीज़ जानना जरूरी भी है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत हाई होता है। जैसे कोविड हुआ था तो उसमें मृत्यु दर 1% से भी कम था, 1% से कम, जबकि करोड़ों लोग को कोविड हुआ था, उस हिसाब से 1% से भी कम था। लेकिन इबोला वायरस में जो मृत्यु दर है वो 50% से भी ज़्यादा होता है। बहुत पहले तो 90% होता था इबोला वायरस, इबोला हो गया तो 90% डेथ होता था। लेकिन अभी काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, तो अभी एवरेज डेथ रेट 50% है। तो फिर भी चूंकि हमारे देश में नहीं है और एयरलाइंस को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, अभी अफ्रीका जाना के लिए मना किया गया है, खास तौर पर कोंगो, सूडान और युगांडा में, इन देशों में अभी एयरलाइंस के मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बहुत ज़रूरी होने पर ही कोई जा सकता है। तो इस ढंग से सरकार और हम लोग का स्वास्थ्य विभाग सभी लोग इबोला वायरस को रोकने के लिए, और अगर किसी को हो भी गया तो हम लोगों के पास व्यवस्था है, हम लोग कुछ बेड्स रिजर्व किए हैं, हालांकि बहुत कम बेड किए हैं अभी आइसोलेशन वार्ड में। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग तुरंत उनको आइसोलेट कर लेंगे, उनको क्वारंटीन में रखेंगे। प्रायः 21 दिन का क्वारंटीन, जैसे हम लोग कोविड में 14 दिन का रखते थे मैं शुरुआत में, बाद में तो घट गया था,
लेकिन इसमें 21 दिन का क्वारंटीन में रखने का नियम है। कि जैसे कोरोना में देखा जा रहा था कि लोग एक दूसरे के आसपास रहने के लिए मना किया जा रहा था, क्योंकि उससे फैल रहा था एक दूसरे को छूने से और एक दूसरे के आसपास रहने से। इसमें कुछ ऐसा इस वायरस में है कि एक दूसरे के आसपास ना रहे कुछ? बिल्कुल सही प्रश्न है। इसमें तो कोरोना से भी ज़्यादा है इसमें प्रॉब्लम फैलने का, क्योंकि कोरोना में खांसने छींकने से फैलता था। तो हम लोग बोलते थे कि 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी 6 फीट दूर रहना है। कोविड में तो कोई भी फ्लूइड, कोई भी जो शरीर से कुछ भी पानी जैसा निकला तो उससे ये फैल सकता है। जैसे पसीना, मान लीजिए हम किसी से हाथ मिलाए और हाथ में पसीना है तो उस पसीना से भी फैल सकता है। जो क्या सलाइवा जो है, लार जिसको बोलते हैं, उससे भी फैल सकता है। कोई भी चीज़ जो शरीर से, या वोमिट कर दिया तो उसके सरफेस को काफ़ी सफाई करनी होगी साइंटिफिक तरीके से, नहीं तो वो सरफेस से भी फैल जाएगा। जिस जगह पर वोमिट कर दिया, या कोई टॉयलेट है, टॉयलेट से भी फैलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके फैलने की हैं। तो ऐसा, और प्लस साथ ही साथ मान लीजिए खांसा छींका तो और उसमें कुछ फ्लूइड निकल गया, जोर से खांसने छींकने पर कुछ न कुछ पानी जैसा निकलेगा नाक से, गला से, कहीं से भी, उससे भी फैल सकता है। तो इसीलिए जो कोविड में हम लोग SMS बोलते थे, एस से हो गया सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, या फिर 70% अल्कोहल से सैनिटाइज होना। दूसरा M मतलब मास्क, और तीसरा जो एस है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, दूरी मेंटेन करना है। और कोबोला के आने पर तो लॉकडाउन लग जाएगा, तो ऐसे भी दूरी मेंटेन करना ही है सबको। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बताना भूल गया था। सर अभी जैसे कि बाहर से ये जो साउथ अफ्रीका से आपने बताया कि ये वायरस फैल रहा है, तो किस कारणों की वजह से ये वायरस फैल रहा है, ये कुछ बता सकते हैं? यही सब कारण है जो फ्लूइड से फैलता है एक से दूसरे को। मतलब तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति तो इसका अफ्रीका से ही है, अफ्रीका से ही है। हाँ, एक और चीज़ जो आप जानना चाह रहे होंगे कि ये जूनोटिक डिजीज है, यानी शुरू में एनिमल से ही ह्यूमन में आता है और फिर ह्यूमन से भी ह्यूमन में, दोनों है। मतलब कि एनिमल से भी ह्यूमन में होता है और ह्यूमन से भी ह्यूमन में होता है। ये जूनोटिक डिजीज है। आप सबों को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।